बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर फिज़िक्स से, और आज हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ना है RLC सीरीज़ सर्किट। मेन रजिस्टर भी मौजूद है सर्किट में, इंडक्टर कोयल भी मौजूद है सर्किट में, और कैपेसिटर भी मौजूद है। इससे पहले कि जितने भी आर्टिकल्स हम पढ़ चुके और समझ चुके, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा या क्या समझा। बेसिकली बच्चों, हमने कोशिश की कि जितने भी सर्किट्स अभी तक पढ़े उन तमाम के अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को समझा जाए, और देखा जाए कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेवियर शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने रेजिस्टर के क्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर, फिर रेजिस्टर इंडक्टर को, फिर रेजिस्टर कैपेसिटर को। और अब हम लोगों ने क्या किया कि रेजिस्टर को, इंडक्टर कॉइल को और कैपेसिटर को, तीनों को सीरीज में लगा दिया। कि पहले इंडिविजुअली पढ़ा, फिर इनको दो दो को कर पढ़ा, और अब हमने इन तीनों के तीनों को एक ही सर्किट के अंदर अटैच कर दिया। और अब इस एक ही सर्किट के अंदर हम कोशिश करेंगे इस चीज को समझें, पढ़ने की, कि किस तरह से हम लोग अब इस सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बिहेवियर्स को देखेंगे, नंबर एक। नंबर दो, ना सिर्फ वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को देखेंगे, बल्कि साथ में इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो तफसील से इम्पिडेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि जब अब सर्किट में तीन इलेक्ट्रॉनिक अपोजिंग डिवाइसेस मौजूद हैं, तो अब जो सर्किट की इम्पिडेंस है वो क्या है, और वो किस तरह से आएगी, इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या बनेगी, या सर्किट का जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों को बच्चों अब इस केस में डिस्कस करते हैं और यहाँ से तफसील से देखते हैं। अब जरा अगर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को रिवाइज करते जाएं, इनका एक रिव्यू लेते जाएं, तो हमने ये पढ़ रखा है कि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होता है। हमने ये पढ़ रखा है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट पर π/2 90 डिग्री। हमने ये पढ़ रखा है कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज पर π/2 और 90। और अब हम कोशिश करेंगे देखने की, समझने की, कि अब इन तीनों को किस तरीके से देखा जा सकता है। तो उसके लिए फिर बेसिकली हमें इसकी ट्रायंगल्स को देखना पड़ेगा, डायग्राम्स को देखना पड़ेगा, और इम्पिडेंस की इक्वेशन को। ठीक है, तो जरा और से देखिएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि सर्किट में ये तीनों के तीनों मौजूद हैं, तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फेज डायग्राम बनाऊं, फेज डायग्राम बनाऊं, तो फेज डायग्राम अगर मैं यहां पर बनाता हूं बच्चों सबसे पहले, तो फेज डायग्राम में मुझे क्या समझ आता है कि आर के क्रॉस तो वोल्टेज और करंट इन फेज है। तो इसका मतलब अगर वो इन फेज है तो फिर तो मुझे जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को कहां होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। इस सेकंड केस पर आ जाते हैं, क्रॉस इंडक्टर आ जाते हैं बच्चों। तो जैसे इंडक्टर के क्रॉस आते हैं तो इसमें तो वोल्टेज लीड करता है। जब इसके क्रॉस वोल्टेज लीड करता है, इसका मतलब है इसका जो वोल्टेज है, आपको अगर दिखाएं तो वोल्टेज यहां पे है कहीं, जिसको हम पैरेलल बना सकते हैं। और जब हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में क्या है, करंट लीड करता है लेकिन वोल्टेज लैग करता है। जब वोल्टेज लैग कर रहा है, इसका मतलब है वोल्टेज लैग कर रहा है तो वोल्टेज इसका कहीं यहां पर होगा, ये -VC, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो भी ऐसा माइनस डायरेक्शन में होगा। अब वो कह रहा है कि हम इफेक्टिव वोल्टेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, इफेक्टिव को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो बच्चों क्या करेंगे, VL को यहां से मैं पिक करता हूं और प्लेस कर देता हूं यहां पर, इसी के पैरेलल सामने यहां पर मेन एक रेक्टेंगल बना लिया। ये ये क्या आ गया, ये आपके पास VL आ गया। ये क्या आ गया, ये VL आ गया। तो बच्चों और से देखो, इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है तो इफेक्टिव क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव ये आ रहा है। लेकिन अगर गौर से देखो बच्चों, अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि VL इस साइड पे है, VC इस साइड पर है।
तो मुझे तो ये देखना है कि सर्किट में नेट वोल्टेज किसकी वजह से आएगा। क्यों, जरा गौर से देखिएगा। अब इशू क्या बनता है, वैसे तो उसूली तौर पे क्या होना चाहिए, जरा गौर से देखें डायग्राम को बच्चों। अगर मुझे इफेक्टिव निकालना है फिर तो मुझे ये करना चाहिए था V इक्वल्स टू VR प्लस VC प्लस VL। बेसिकली तो ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इन तीनों को इस तरीके से डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं? नहीं, मैं इस तरह से ऐड नहीं कर सकता, इस तरह से इन तीनों को ऐड नहीं कर सकता। तो फिर मैं अब क्या करूंगा, फिर मैं अब ये करूंगा, जरा इसी डायग्राम को दोबारा से यहां पर रिव्यू करूंगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कह रहा जब ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करेंगे, हमने कहा जी अब इस डायग्राम के अंदर अब इसको चेंज करते हैं। तो VL इधर है, VC इधर है, तो इसका जो नेट इफेक्ट है ऑब्वियस बात है, VL पॉजिटिव साइड पे, ये नेगेटिव साइड पे है, VL ग्रेटर है इससे, वोल्टेज लीड कर रहा है, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है कैपेसिटर के वोल्टेज, इसके मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है। सो जब इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी निस्बत, तो अब जब मैं इसके अगेंस्ट एक नई डायग्राम बनाता हूं तो जरा गौर से देखिएगा आप इस डायग्राम को। VR तो अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद है, VR तो अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद है बच्चों, लेकिन अब जो यहां पर आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है VL माइनस VC, ये आपके पास आ रहा है बेसिकली VL माइनस VC, जबकि ओरिजिनली VL कहां पर था, इससे थोड़ा सा ज्यादा था। तो बेसिकली अगर मैं यहां पे इसको अलग से ड्रा करूं तो इसका मतलब है यहां पे कहीं आपके पास VL एग्जिस्ट करता था, लेकिन चूंकि कैपेसिटर इसके ऑपोजिट आ रहा था, कैपेसिटर, ये जरा गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट लेता हूं और यहाँ पे इसकी बात करता हूं तो VC किधर था, इधर था ऑपोजिट में, तो VL अपवर्ड है, VC इसके डाउनवर्ड है, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो इनका जो नेट इफेक्ट है वो VL माइनस VC ये आ रहा है, ठीक है। तो जब ये नेट इफेक्ट आपके पास VL माइनस VC ये आ रहा है, तो अब जब मैं इफेक्टिव वोल्टेज निकालूंगा, ये जब मैं इफेक्टिव वोल्टेज निकालूंगा तो ये, अब इस इफेक्टिव वोल्टेज के अंदर चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आपके पास यहाँ पे एंगल फाई आ रहा है, ठीक है, तो अब आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अब आप इससे ही आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किस तरह से, हाफ पार्टिकल स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जरा बच्चों गौर से देखो यहाँ पर कि आपके पास V का स्क्वायर सॉरी V का स्क्वायर आ जाता है इक्वल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। मुझे तो V का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो यहां पे देखिएगा जब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल तो यहां पे V आ गया, यहां पर वैल्यू पुट कर दी I इंटू R का स्क्वायर, और यहां पे जरा बच्चों गौर से देखो क्या आ रहा है, VL की जगह उसकी वैल्यू आएगी I इंटू XL, यहां पर VC की वैल्यू आ गई I इंटू XC होल का स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट। जरा गौर से देखो बच्चों, यहां से स्क्वायर को ओपन किया, I स्क्वायर R स्क्वायर, यहां से आपने क्या किया, कॉमन ले लिया I को, ठीक है, आप I को कॉमन लेकर स्क्वायर से बाहर कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा I स्क्वायर, तो अंदर आपके पास आ गया XL माइनस XC का स्क्वायर, क्योंकि दोनों से कॉमन आ सकता है। सो I स्क्वायर बच्चों इधर कॉमन आ गया, तो जरा गौर से देखो I बाहर आ गया, अंदर आपके पास क्या आ रहा है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये आपके पास V और ये आपके पास I। लेकिन हमने क्या कहा था, ये तो इफेक्टिव वोल्टेज है, इसका मतलब है यहां पे मैं लिखूंगा VRMS, यहां पे मैं लिखूंगा IRMS। सो जब यहाँ पे VRMS और यहाँ पे IRMS बच्चों, तो जरा गौर से देखिएगा आप सारे के सारे V डिवाइडेड बाय I,
हमें तो ये पता V डिवाइडेड बाय, जब I की बात करते हैं तो हमें V RMS डिवाइडेड बाय I RMS, और आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। लेकिन ओहम लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो R की जब वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी V बाय आई, लेकिन क्या यहाँ पे R आएगा नहीं, सर्किट में रेजिस्टर मौजूद है, कैपेसिटर मौजूद है, इंडक्टर मौजूद है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस आएगी, कंबाइन इफेक्ट, इसका मतलब है यहाँ पे इम्पीडेंस है। तो अगेन हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट is defined as the combined opposition offered by R, L and C, R, L and C in an alternating सर्किट। ठीक है, कि बेसिकली इंपेडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट क्या है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय R, L and C in an alternating circuit, it is denoted बाय कैपिटल Z, किसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, किसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है VRMS ओवर IRMS किसके इक्वल हुआ, तो इसका मतलब है ये बेसिकली Z के इक्वल हुआ, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो आपके पास क्या आ रहा है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बेसिकली इम्पीडेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट आ गई, इम्पीडेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट आ गई। कह रहे जब ये इम्पीडेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट आ गई तो अब इम्पीडेंस डायग्राम कैसे बनाओगे, उसको कैसे समझोगे। ठीक है, हमने कहा जब हमने उसको समझना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें इफेक्टिव वोल्टेज की डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जरा बच्चों गौर से देखना, मैं डायग्राम दोबारा प्लॉट करने लगा हूं जरा गौर से देखिएगा। आपके पास क्या है, इफेक्टिव वोल्टेज VL माइनस VC VR, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे इंपेडेंस ट्रायंगल निकालना चाहते हैं। इंपेडेंस कैसे आती है कि वोल्टेज से करंट को डिवाइड कर दो, इसका मतलब है अगर इस चीज को भी हम लोग डिवाइड कर दें किससे, करंट से, इस चीज को भी डिवाइड कर दें किससे, करंट से, इस चीज को भी डिवाइड कर दें किससे, करंट से। ठीक है, तो जब इन तमाम चीजों को करंट से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस होती है, वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस होती है। लेकिन जरा गौर से देखो, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो बच्चों एंगल तो वही है फाई। जरा अब इसकी डायग्राम, वोल्टेज को डिवाइड किया जब करंट से, तो जरा गौर से देखो, वोल्टेज को जब डिवाइड करूंगा करंट से तो चूंकि वो इफेक्टिव वोल्टेज है तो सर्किट के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई, दैट इज नॉट इंपेडेंस। ठीक है, आगे चला, VR डिवाइडेड बाय I किया, जब VR को डिवाइडेड बाय I किया तो यहाँ पे क्या आया, R रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, और VL माइनस VC बाय, जरा और से देखो, VL बाय I वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय I, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जरा गौर से देखें, VL ओवर I माइनस VC ओवर I। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VL ओवर I वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय करंट, तो क्या बनेगा, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर माइनस VC ओवर I रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका मतलब है यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, XL माइनस XC, वही बन रहा है। ठीक हो गया। सो इसका मतलब है यहां पर जरा गौर से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही, अगर मुझे यहाँ पे
सर्किट के मतलब कहा जाए कि हाँ जी अब बताइए जी कि पावर फैक्टर की बात करो तो पावर फैक्टर क्या आता है, हमने कहा पावर फैक्टर के लिए तो बेसिकली पावर का फार्मूला, वही पावर का बेसिक फार्मूला क्या है, P इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ फाई, ठीक है, कॉज ऑफ फाई, तो V क्या है, V तो हमें पता है वो कि इक्वल है किसके, I इंटू जेड के, I इंटू जेड के, कॉस फाई यहाँ पर क्या आएगा, जरा बच्चों देखो अब ट्राइंगल इंपेडेंस ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज R ओवर Z, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये क्या आया, ये पावर फैक्टर आया, ये क्या आया, पावर फैक्टर आया। लेकिन अगर कोई कहता है यहां पर कि फेज एंगल क्या आएगा, तो फेज एंगल तो हमें पता क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो उसका मतलब है यहां पर अगर मैं tan ऑफ फाई लिखता हूं बच्चों तो क्या है, परपेंडिकुलर XL माइनस XC ओवर बेस R, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, फेज एंगल आ रहा है। सो RL सीरीज सर्किट का हमने फेज एंगल भी डिफाइन कर लिया, हमने पावर फैक्टर भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। और अगर हम इनकी वैल्यूज आगे फर्दर मालूम करना चाहें कि ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी है, जिसको इक्वेशन ए अगर मैं कह देता हूं, इस इक्वेशन ए के अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो जरा बच्चों गौर से देखिएगा, P V की जगह आ गया I इंटू जेड, I पहले से लिखा हुआ है, और cos ऑफ फाई की जगह पे आपके पास आ गया R ओवर Z, तो देखो Z Z से कैंसिल, अगेन वही I स्क्वायर R, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, अगेन वही चीज दोबारा से आ रही है। लेकिन ये कब है, ये कब है, जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो। अब इसको समझते हैं कैसे प्योर रेजिस्टिव हो सकते हैं, जरा समझिएगा बच्चों, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेरे पास क्या आया था, जरा और से देखिएगा, हम लोग इस तरफ वापस आते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं फॉर एग्जांपल, तो जरा और से देखो इंपेडेंस क्या आई थी, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC। जब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसका मतलब है सर्किट की जो इंपेडेंस है बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस पर मैटर करती है। अब इन दोनों के डिफरेंस पर अगर ये चीज मैटर करती है, तो अब इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जरा देखिएगा, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, क्या रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर अगर ग्रेटर हो किससे, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर से, देन तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास है तो ओहम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो जरा देखो अब बच्चों जरा गौर से देखना, V I इंटू XL, ये VL है, इसी तरह से VC I इंटू XC है। मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूं, ठीक है, जरा गौर से देखो, मैं अगर XL की वैल्यू निकालता हूं या करंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो जरा गौर से देखते जाओ, सारी की सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। यहां से हमने क्या कहा, XL ग्रेटर हो XC से, XL ग्रेटर हो XC से, तो आपके पास क्या है, इसका मतलब है अगर XL ग्रेटर है, ठीक है, तो जरा XL की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालू, VL डिवाइडेड बाय I, ठीक है, और इनको अगर मैं आपस में शफल कर लेता हूं बच्चों, तो I क्या हो रहा है, VL ओवर XL। मुझे क्या कहा गया, अगर XL ग्रेटर हो XC से, XL ग्रेटर हो तो इसके क्रॉस करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जरा गौर से देखो, जब मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालता हूं, I आ रहा है VC ओवर XC, XC स्मॉलर है, जब XC स्मॉलर है तो इसके क्रॉस करंट ग्रेटर हो जाएगा। तो जब इसके क्रॉस करंट ग्रेटर होगा, इसके क्रॉस करंट स्मॉलर होगा, ठीक है, तब आपके पास क्या हो रहा है, XL जब ग्रेटर हो रहा है XC से, तो आपके पास देन XL माइनस XC बिकम्स पॉजिटिव। तो ये जो XL माइनस XC है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि XL ग्रेटर XC से, तो जब ये इससे ग्रेटर है तो ये फैक्टर पॉजिटिव है। जब ये फैक्टर पॉजिटिव है तो बच्चों गौर से देखो, आपके पास Z क्या है, R स्क्वायर प्लस XL
माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो जब ये फैक्टर ग्रेटर देन जीरो है, ये फैक्टर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगी, सर्किट की इंपेडेंस बढ़ जाएगी, सर्किट की इंपेडेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो आपके पास सर्किट क्या हो जाएगा, वो आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, वो प्योर इंडक्टिव, चूंकि एक्सएल ग्रेटर है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, जिसको आरएल सर्किट भी बोला जा सकता है कि अगर सर्किट में एक्सएल ग्रेटर हो, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ग्रेटर हो जाती है, तो प्योर वो इंडक्टिव सर्किट हो जाता है। इसी तरह से जरा गौर से देखो सेकंड पे, इफ XL इज लेस देन XC, अगर XL XC से लेस होता है देन XL माइनस XC बिकम्स नेगेटिव। तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाता है और माइनस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आपके पास ये माइनस हो गया तो अब आपके पास क्या हो रहा है, जब ये सर्किट माइनस हो रहा है, ठीक है, तो अब आपका जो सर्किट है वो प्योर आरसी सर्किट बन जाएगा, रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट बन जाएगा, चूंकि VL माइनस VC आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास सेकंड है। अब इसी तरह से पावर फैक्टर को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। अब देखो यहां पर देखो, जब XL ग्रेटर था XC से, ये पॉजिटिव हो गया था, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, अब ओवरऑल सर्किट में चूंकि XL ग्रेटर हुआ, XL ग्रेटर हुआ तो वोल्टेज इस केस में फिर क्या हो जाएगा, वोल्टेज लीड कर जाएगा, चूंकि आपके पास क्या होता है VL ग्रेटर हो जाएगा ना, XL के ग्रेटर होने का मतलब है VL ग्रेटर, तो VL ग्रेटर होने का मतलब क्या है, VL लीड कर गया किस पे, I पे, इस केस में। लेकिन इस केस में देखो अगर XL स्मॉलर है किससे, XC से, तो ये नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब है अगर XL स्मॉलर है XC ग्रेटर है, तो XC के ग्रेटर होने का मतलब क्या है, तो मैं रिलेशन अगेन लिख रहा हूं, I इंटू XC, VL इक्वल है I इंटू XL। तो जब ये ग्रेटर हो गया, XC ग्रेटर हो गया बच्चों, तो VC ग्रेटर हो गया। तो जब VC मेरे बच्चों ग्रेटर हो गया किससे, VL से, तो फिर क्या हुआ, सर्किट में करंट लीड कर गया, I लीड कर जाएगा किस पे, V पे, तो ये RC बन जाएगा, RC सर्किट हो जाएगा। और पिछला क्या हो जाएगा, ये RL सर्किट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी लास्ट पर, नंबर 3 पर, तो वो जो मैंने आपको प्रूव करके दिया P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो और तीनों के लिए प्रूव किया था, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब के लिए, RL के लिए, RC के लिए, सब के लिए सेम वही आंसर आता था। और देखो इफ XL इक्वल हो जाए XC के, तो फिर क्या हो जाएगा, देन XL माइनस XC बिकम्स 0, तो फिर ये फैक्टर 0 हो जाता है। जब ये फैक्टर बच्चों 0 हो जाता है तो सर्किट की इंपेडेंस क्या हो गई, जरा गौर से देखो, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये फैक्टर 0, तो जब ये फैक्टर 0 तो Z इक्वल्स टू क्या हुआ, R के, तो सर्किट की जो इंपेडेंस है सिर्फ क्या हो गई, ओनली रेजिस्टिव, ओनली रेजिस्टिव सर्किट। और जब ओनली रेजिस्टिव सर्किट है तो फिर क्या होगा बच्चों, V एंड I बोथ आर इन फेज, तो फिर आपके पास V और I इन फेज हो जाएंगे, ना कोई लीड करेगा ना कोई लैग करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली RLC सीरीज सर्किट को बच्चों हमने डिस्कस किया, और इसके डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरह से इसकी इम्पिडेंस डायग्राम को देख सकते हैं, इसकी इम्पिडेंस को देख सकते हैं, और इम्पिडेंस कैसे भी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम इम्पिडेंस का जिक्र करते हैं, ठीक है, और इवन दो कि जब हम लोग फैक्टर्स के जिक्र कर रहे हो तो फैक्टर्स के लिहाज से भी ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। और वो देखो पावर फैक्टर जब निकाला था तो जरा गौर से देखो, अगर मैं पावर फैक्टर की दोबारा बात करूं तो पावर फैक्टर हम लोगों ने क्या लिखा था, पावर फैक्टर को लिखा था cos फाई इक्वल है R ओवर Z के, R ओवर Z, और Z तो बच्चों हमने क्या निकाला था,
z तो हमने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर विद द अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपके पास cos ऑफ फाई, ये पावर फैक्टर है RLC सीरीज सर्किट का, ठीक है। कि ये पावर फैक्टर आ गया RLC सीरीज सर्किट का जिसमें आर स्क्वायर ओवर एक्सएल, और इस लिहाज से आप देखो ये चीजें पुट करते जाओ कि जब एक्सएल माइनस एक्ससी क्या होएगा, जब ये पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, जब पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो पावर आपकी कंज्यूम हो रही है, फिर ये कम होता जाएगा, और फिर जब ये रेजिस्टिव केस में होगा तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बेटा आज तक का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे इससे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।